मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, हम लोग करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फिजिकल फॉर्म में भी होता है, मतलब टैंजिबल फॉर्म में भी होता है और इनटैंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स हो गई, फ्लाईओवर्स हो गए, रेलवेज हो गई, मेट्रो हो गया, ये सब हमारे फिजिकल फॉर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम, ये सब हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है एक ओवरऑल वो जो इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, बड़ी बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, ये हैं। या किसी रूरल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ही नहीं है। किसी स्कूल के लिए हम कहते हैं कि उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, किसी स्कूल के लिए हम कहते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर है। तो ये सब हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? ये सब हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या अमेनिटीज़ हैं। ठीक है ना, उसी बेसिस पे कह रहे हैं। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश are prosper in agricultural and horticulture. Agriculture and horticulture. याद है horticulture क्या होता है? क्या होता है? एनिमल्स की फार्म, जो हमारा एनिमल्स एंड इवन हमारे वो भी एनिमल्स का एनिमल हस्बेंड्री होता है, वो तो फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर होता है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। स्पाइसेस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारा हॉर्टिकल्चर में आता है, कुछ भी। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, केरला पॉपुलरली नोन एज, ये सब तुम्हारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो चैप्टर्स में से तुमसे डेटा बहुत ही कम पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी चैप्टर अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए तुमको उसमें से डेटा कुछ नहीं करने की जरूरत है। जो स्टैटिक डेटा है पुराने वाला वो फिर भी हो सकता है, लेकिन उसमें फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखो केरला पॉपुलरली नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन कंट्री। Has excelled in literacy, healthcare, and sanitation. ठीक है, नेक्स्ट इज कर्नाटका। Karnataka's information technology industry. Karnataka's information technology industry is at top. तो ये सब जो हम बात कर रहे हैं अभी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। ठीक है, so write down the definition of infrastructure. Infrastructure provides supporting services in the main areas of industrial and agricultural production. Industrial and agricultural production, domestic and foreign trade and commerce. Domestic and foreign trade and commerce. ठीक है, अब इस these services include लाइन से लिखते जाओ क्या क्या इंक्लूड होता है। बहुत सारी चीजें हैं। रोड्स,
power stations, oil and gas pipelines, telecommunication facilities, country's educational system including school and colleges, health system including hospitals, sanitary system, including clean drinking water, facilities, and लास्ट में लिखो monetary system. Including banks, insurance, and other financial institutions. Types. Types of infrastructure: economic and social. Economic and social. इसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये इकोनॉमिक में आता है, जबकि एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग सोशल में आता है, क्योंकि आपके बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी ह्यूमन कंट्री की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करती हैं. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका एजुकेशन, हेल्थ, हमने पढ़ा था ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो वो सब हमारी सोशल में आती है. ठीक है, लिख लिया. Next point, infrastructure contributes economic development by increasing the productivity of the factors of production. ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें कि हमने लैंड के लिए बोला कि क्योंकि ये नेचुरल है तो वी कांट इंक्रीज इट, इसकी सप्लाई एक फिक्स्ड रहेगी.
ये सब हमारे हर इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिपेंड करते हैं। लिमिटेड तो सारे ही हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो लिमिटेड ही है ना, अनलिमिटेड तो है ही नहीं। लेकिन बात ये है कि उन लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी हम ये देखते हैं कि आखिर उनका यूटिलाइजेशन हम मैक्सिमम कैसे करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को जो स्कैरसिटी में है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। तो एक तो वो ये करता है कि इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराता है, और दूसरा काम क्या करता है, क्या लिखा है तुमने, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा काम है एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसके मेन उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कंट्रीब्यूशन है, दो तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा वो कर रहा है बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। कैसे, अगर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर अच्छा पानी पीने को नहीं है, वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन जाएगी ना। अभी हम लोग आराम से प्रॉपर इतनी लाइटें, फैन, एसी इन सब में पढ़ रहे हैं। अब अगर ये सब नहीं हो तो हम आधे टाइम तक पानी पीते रहेंगे, वॉशरूम जाते रहेंगे, फिर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हम इरिटेट हो जाएंगे गर्मी से, पसीने से। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है ना ये, ठीक है। तो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर वो ट्रीज प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी आपको गुड हेल्थ दे रहा है क्योंकि प्लांटेशंस हैं, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपको गुड हेल्थ मिल रही है। तो अगर ऐसे एरियाज जहाँ पे मान लो एसी नहीं है, तो ये नहीं कि वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, लेकिन कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल ही रहा है, उन्हें चेयर मिल रही है या उन्हें पेड़ की छांव भी अगर मिल रही है बैठने को, तो भी वो पढ़ाई तो कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पेड़ की छांव मिल रही है। तो बात ये है कि ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, छोटी छोटी चीज़ें, और ये सिर्फ हमारी फैक्टर्स की इम्प्रूवमेंट ही नहीं करते, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाते हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ना हो, वाटर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो हम लोग क्या होंगे, अगर ये सब नहीं होगा तो बीमार पड़ते रहेंगे जल्दी जल्दी। पहले के टाइम पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो अब क्यों अच्छी हो गई है, चाहे हम ये कहते हैं कि अब बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि बीमारियां अब ज़्यादा हुई हैं, थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बीमारियां पहले भी होती थी, लेकिन पहले हमें पता ही नहीं चलता था कि उसको ये बीमारी है और वो चले जाते थे इंसान, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी जो मॉर्बिडिटी है वो इंक्रीज हो गई। मॉर्बिडिटी का मतलब प्रोनेस टुवर्ड्स इलनेस, मॉर्बिडिटी। प्रोनेस टुवर्ड्स इलनेस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखो इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, improvement in water supply and sanitation have a large impact by reducing morbidity from major waterborne diseases, from major waterborne diseases, and reduces the severity of diseases, severity of diseases when it occurs, severity of disease when it occurs. ठीक है, समझ में आया। अब हमारा लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था जो ड्यू टू कोविड नहीं हुआ। तो हमारा अभी जो प्रेजेंट हम चल रहे हैं वो लास्ट सेंसस के डेटा को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें लिखो
The census 2011 shows, the census 2011 shows that in rural India, only 56% households have an electricity. Only 56% households have an electricity connection, and 43% still use kerosene. ठीक है, बाकी डेटा बहुत सारा है 2011 के सेंसस का, तो उतना डेटा हमारे को, क्योंकि अब इतना पुराना वो डेटा हो चुका है और इतने सालों में इतनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है कि हमें बहुत ज़्यादा इसके डेटा पे जाना नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये लिख लो लेटेस्ट में, इन अ स्टडी in 2018, China contributes 44% of GDP, in investment of infrastructure. In comparison to 30% in India and 16% in Pakistan. 13%. In India and 16% in Pakistan. 30 in India. 30. ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऐसा भी बोला है कि इंडिया बहुत जल्दी, मतलब इंडिया 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट स्टेज एंड वो डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन ये सिर्फ तुम्हें मैंने बता दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे पास डेटा बेस्ड चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, अब हमें जो छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर की, जैसे कि जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं उनके लिए बेसिक एमिनिटीज क्या हैं। तो राइट डाउन फॉर लो इनकम कंट्रीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, फॉर लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज like irrigation, transport and power are more important. Next, in high income countries, the share of power and telecommunication is high. The share of power and telecommunication is high. जो बाकी टॉपिक है वो सिलेबस में है नहीं, सिर्फ हेल्थ इसका सिलेबस में है। तो हेल्थ क्या होती है? सेहत अच्छी क्यों होनी चाहिए? लंबी उम्र के लिए, सिर्फ लंबी उम्र के लिए? काम कर सके, बढ़िया जीवन के लिए। हेल्थ इज वेल्थ, ताकि आप जो कर रहे हो उसको मजे लेके कर सको। अब पहाड़ों पे घूमने गए और आपका पहाड़ों में थोड़ी खराब नहीं होते। पर पहाड़ में जाते तो सांस समझ आती है। खराब हो गए फिर जाते हैं वहाँ। पहाड़ों पे गए, हमारे घुटने जवाब दे गए।
कुछ भी एंजॉय करने के लिए सबसे पहले तो हेल्थ अच्छी होनी ज़रूरी है, पढ़ाई करने के लिए भी हेल्थ अच्छी होनी ज़रूरी है। जिम करने गए और 2 दिन में भी टूट फूट गए तो यानी कि हेल्थ अच्छी नहीं है ना? तो चलो लिखो, health is the holistic process relating to the health is the holistic process related to the overall growth and development of the nation. इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, गुड की बाद में बात करेंगे, बट आता देखो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के, कैसे पता चलेगा? इन्फेंट मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी, क्या होती है इन्फेंट मोर्टालिटी? इन्फेंट में किसको लेते हैं? 1 ईयर से कम का बच्चा, पैदा होने से 1 ईयर तक का बच्चा इन्फेंट होता है। इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब क्या हुआ? 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, तो पर 1000 में से कितनों की डेथ हो रही है, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी। नेक्स्ट मैटरनल मोर्टालिटी, मैटरनल मैटरनल मोर्टालिटी मतलब ड्यूरिंग बर्थ और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड कितनी ऐसी मदर हैं जिनकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टालिटी। ये हम इन टर्म्स ऑफ लेते हैं चाइल्ड बर्थ रेट एट पर 1 लाख पे लेते हैं कि 1 लाख डिलीवरी में कितने बच्चों की डेथ हुई, उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी को हम 1000 पे ले रहे थे, इसको 1 लाख पे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने एवरेज एज एक कंट्री में है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन लेवल्स, कितने लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशन लेवल। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये सब इंडिकेटर हैं जिनसे हम ये चेक करते हैं कि किसी भी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, राइट डाउन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा? हॉस्पिटल, एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, नर्सेस। सो राइट डाउन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, ऐसे लिखा करो हमेशा, जिससे आपको दिख जाता है एकदम से और याद हो जाता है। पैराग्राफ फॉर्म में लिखने से आपको वो दिखती नहीं है, चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो हमेशा पॉइंट्स ऐसे ऐसे करके लिखा करो, उससे ना एकदम सामने नजर आती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, नेक्स्ट डॉक्टर्स, नर्सेस, other paramedical professionals, beds, equipments, pharmaceutical industry,
लेकिन अगर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये अवेलेबल है या वो उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो व्हाट इज द पॉइंट। हमने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, बहुत बढ़िया। कहाँ बनाया? बिल्कुल कहीं दूर जाकर हमें बहुत सारी ज़मीन मिल गई और सरकार ने कहा ये ज़मीन में अब कुछ नहीं हो रहा, चलो यहाँ पे बना देते हैं हॉस्पिटल। व्हाट इज द पॉइंट? लोग वहाँ तक रीचेबिलिटी नहीं है ना। अगर ऐसे किसी कोने में जाके जहाँ पे कोई और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, कोई बस नहीं है और वहाँ पे इतने घंटे लग रहे हैं जाने में, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल। अब वहाँ पे अगर ये वाली हालत है इतने डिस्टेंस पे तो पता नहीं कितनी फैसिलिटीज और मिलेंगी। आपने अंदर से बहुत अच्छा बना दिया बट रीचेबिलिटी कहाँ है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम है कि इनकी सिर्फ अवेलेबिलिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी एक्सेसिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी हॉस्पिटल में जाओ, घंटों वेट करो, फिर पता लगता है जी डॉक्टर का टाइम हो गया उठने का, डॉक्टर ने देखेंगे। घंटों वेट किया तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, यानी कि डॉक्टर्स कम है, डॉक्टर्स बढ़ाओ, यही तो मतलब हुआ इसका। तो बेड्स बढ़ाओ, एक्सेसिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना प्रॉपर। ठीक है, सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। The union government evolves. The union government evolves broad policies and plans through the Central Council of Health and Family Welfare. अंडरलाइन कर लो इसको, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इन सब चीज़ों पे काम करती है। क्या काम करती है? इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। क्या काम कर रही है ये वेलफेयर? इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन and render financial. It collects information and renders financial and technical assistance to state governments, union territories and other bodies for the implementation of important health programs in the country. हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग अलग लेवल पर है, विलेज लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पे भी है और यूनियन लेवल पे भी है, हर एक लेवल पे, छोटे लेवल। ठीक है, तो इसमें लिखो at village level, a variety of hospitals technically known as primary health centers ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है
मेजर जो पोर्शन है वो प्राइवेट के पास है या पब्लिक के पास है? किस चीज़ का? हॉस्पिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया? हाँ मतलब एरिया नहीं, ओवरऑल जो पूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल, वो ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेजर कंट्रीब्यूशन चल रहा है वो प्राइवेट का ज़्यादा है या पब्लिक का ज़्यादा है? मतलब गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का ज़्यादा है, गवर्नमेंट का ज़्यादा है। तुम्हें अपने आसपास के एरिया में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स अवेलेबल है और कितने प्राइवेट अवेलेबल है? अपने एरिया में देखो, सिर्फ इतने से एरिया में, आईपी एक्सटेंशन में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे हैं? प्राइवेट है इसमें ज़्यादा प्राइवेट है, बट मेजरली अगर हम थोड़ा रूरल सेक्टर वगैरह में जाएं अगर एरिया में तो वहाँ पे तो मैक्सिमम में तो पब्लिक ही मिलते हैं। तो गवर्नमेंट सेंटर से वो मिलते हैं लेकिन वहाँ पे आते टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। हमने क्या बोला? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट मीन द प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मीन्स द एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो। हमारे ये भी बहुत सारे बने हुए हैं, ये कौन से बने थे? जनता का जो बना था, है ना? नहीं नहीं, मेडिसिन शॉप तो चलो फिर भी सक्सेसफुली रन कर रही हैं, लेकिन जो डिस्पेंसरीज बनी थी गवर्नमेंट की बहुत सारी, वो देखो हमारे यहाँ भी बनी हुई रखी है, उसके आगे मलबा पड़ा हुआ है, कहाँ से चल रही हैं? कोई बैठता ही नहीं, पियोन तक नहीं है उन डिस्पेंसरीज में। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट तक जाओगे तो आपको 10 डॉक्टर मिल जाएंगे, ये बैठे हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ही मेजर कंट्रीब्यूशन है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव है पे काम कर रहा है। तो जो पुअर पीपल है दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दीज हॉस्पिटल्स, ठीक है ना? कैसे पॉसिबल होगा? जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जो मुझे खर्चे की लिस्ट दी थी ना, उस पूरे खर्चे की लिस्ट के बाद उन्होंने उन मेडिसिन के ड्रॉबैक्स बोले कि मैम ये जो मेडिसिन होगी ना कैंसर की, ये मेडिसिन चलेगी, ये मेडिसिन चलेगी, और इस मेडिसिन के बाद आपको ये साइड इफेक्ट्स होंगे, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इन मेडिसिन से हार्ट प्रॉब्लम हो ना हो, ये जो आपने मुझे बजट दिया है इससे ज़रूर हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब मैं कैंसर से शायद बच जाऊं, लेकिन इस बिल को देने में मुझे जो मेरी किडनियां बेचनी पड़ जाएंगी उससे तो मैं बच ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने बाहर आके ये सोचा कि यार जितने दिन का जीवन है जी लेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करा सकते क्योंकि हमारा सब भी बिक जाएगा, तब भी हम इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट में, हमारे रेंज के बाहर है, हम एक बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं। फिर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, नो डाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इसमें कोई मुकाबला नहीं है कि वहाँ के डॉक्टर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल है, वहाँ पे खर्चा बहुत नॉमिनल है, एंड एक नॉर्मल इंसान सर्वाइव कर सकता है। बट वहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है कि हमारा वहाँ पे नंबर आ जाए, ठीक है? तो एक गरीब आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो और मुश्किल है। हम तो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं लोगों से, तो थोड़ा सा हम लोगों ने तो हाथ पैर मार लिए। लेकिन ऐसे बहुत लोग मैं वहाँ देखती थी जो बेचारे 10-10 दिन आ रहे हैं, उन्हें सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा क्योंकि प्राइवेट में वो जा नहीं सकते हैं। तो ये अगर एक अच्छा पॉइंट है कि हमारे यहाँ का प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो ये एक ड्रॉबैक भी है कि दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर पुअर पीपल। इस वजह से यहाँ पे 70% ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्न बाय प्राइवेट सेक्टर हमारे इंडिया में। ऑल्दो बहुत चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट भी प्राइवेट सेक्टर पे ही हुई है। जैसे कि मेडिकल टूरिज्म आ गया है, मेडिकल टूरिज्म बहुत ही पॉपुलर थिंग है आज के टाइम पे। समझ रहे हो मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? इलाज के लिए जाते हैं, जो जैसे पहले लंदन जाते थे इंडिया से लोग, और हाँ, तो लोग इंडिया आते भी हैं क्योंकि इंडिया में इलाज सस्ता है, और बाहर भी जाते हैं, तो इसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं कि जस्ट फॉर ट्रीटमेंट दे गो आउटसाइड। तो ये मेडिकल टूरिज्म एक अलग से इंडस्ट्री बनती जा रही है, बहुत ही अपकमिंग इंडस्ट्री है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, मैनेजमेंट के लोग चाहिए, मार्केटिंग के लोग चाहिए, ठीक है। सो राइट डाउन, more than 70% of hospitals in India are run by the private sector. अब हम हर चीज में क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, बहुत जगह ऐसा भी है कि हमारे लिए कुछ चीजें अच्छी भी हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा क्या है इसमें, ये देखो, private sector has been playing a dominant role. Private sector has been playing a dominant role in medical education and training, medical technology and diagnosis, manufacture and sale of pharmaceuticals, manufacture and sale of pharmaceuticals, hospital construction and the provision of medical services. नो डाउट, ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ खराब ही है। अगर वो हट जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के बस की नहीं है इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री को मैनेज करना। तो प्राइवेट सेक्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स तैयार कर रहा है, नर्सिंग की ट्रेनिंग दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास अभी इतना है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो एकोमोडेट कर ले इतने लोगों को। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दोज पीपल हु कैन अफोर्ड दे गो टू दीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आल्सो। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं जाते लोग, भरे पड़े हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। क्यों? क्योंकि पीपल हैव मनी, एंड ठीक है, ये भी एक मनी सप्लाई का तरीका है, मनी को रोटेट करने का तरीका है। इकोनॉमी तो चल ही रही है ना, so many people are employed in these private hospitals, तो एम्प्लॉयमेंट भी तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं इकोनॉमी को, एंड अच्छी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे जाके बैठो तो फुली एयर कंडीशन, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, हाइजीन बहुत मेंटेन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि दे आर कॉस्टली। इफ दे आर कॉस्टली, they are providing so many amenities, facilities to the people. So private sector is equally important as the government sector. बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया गया है। Those who can pay, they always choose a private sector hospital, and those who can't pay, generally they choose a government sector. This is a very broad categorization. ऐसा नहीं है कि जो लोग पे कर सकते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं, वो भी जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, बट फिर भी अगर हम एक ब्रॉड बात करते हैं तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमारा जो सिस्टम है, नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास जो सिस्टम है वो तीन तरह से चलता है। हमारा एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीन तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्राइमरी क्या कर रहा है? टू प्रोवाइड, प्राइमरी क्या प्रोवाइड कर रहा है? टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जैसे कि कोविड के समय पे मास्क पहन के रहो, हैंड अच्छे से वॉश करो, या वैक्सीनेशन लगवाने चाहिए बच्चों को। ये सब जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं, ठीक है ना, ये सब अवेयरनेस कैंपेन्स, अवेयरनेस फैलाना, एजुकेट करना, दिस इज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का। सेकेंडरी में लिखो, सेकेंडरी में क्या आता है? हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ।
hospitals, doctors and other staff. टर्शियरी में क्या आता है? इक्विपमेंट्स, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. अब इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं वो लिख लो. पता है तुम्हें? ICMR, एम्स, ICMR की फुल फॉर्म पता है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. WHO इंडिया की में ना आ रहा है, तो वर्ल्ड वाइड है. हम तो अभी इंडिया की बात कर रहे हैं. लेकिन मेजर पॉइंटर्स तो वही डिसाइड करती है ना, ट्रीटमेंट से लेकर कुछ. वो सब कर रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की. एम्स की फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. लिख लो अगर लिखने का मन है तो. फिर एक बड़ा और इम्पोर्टेंट है PGI चंडीगढ़. PGI चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़. ठीक है. और एक लिख लो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी. पौंडीचेरी. एक और लिख लो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलोर. और लास्ट लिख लो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता. अब आगे कुछ हमारी NGOs आती हैं इसमें, जिन्होंने जैसे ये सारी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने लिखी वो कौन सी हैं, जो कि गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हुई हैं, जो रिसर्च पे काम कर रही हैं. लेकिन कुछ हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ हमारी NGOs भी हैं जो हेल्थ पे काफ़ी काम कर रही हैं. जैसे कि फर्स्ट लिखो सेवा. सेवा 1972 में अहमदाबाद में आई. हाँ NGOs ऊपर लिख दो. NGOs कौन से मेजर NGOs हैं? सेवा SEWA जो 1972 में अहमदाबाद में आई. सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन. ठीक है. सेकंड हमारे पास आई एकॉर्ड, एक्शन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट. एकॉर्ड ये 1986 में नीलगिरीज में आई थी. एकॉर्ड. नेक्स्ट लिखो
शहीद हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट इज शहीद हॉस्पिटल्स built in 1983. शहीद हॉस्पिटल्स built in 1983. ये किन लोगों ने बिल्ड किया था? इन्होंने CMSS. CMSS छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ. इन्होंने अपने श्रमिक संघ, मतलब श्रमिक मतलब लेबर, श्रमिक वर्ड का मतलब होता है ना लेबर. तो ये जो संघ था, संघ मतलब यूनियन, तो यहाँ के जो माइंस वर्कर्स थे उनके लिए उन्होंने शहीद, क्योंकि माइंस में काफ़ी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं. जब भी माइंस हमारी ब्लास्ट होती है तो बहुत मिसहैपनिंग्स होती हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक शहीद हॉस्पिटल बनाए, जो कि रन कौन कर रहा है? वहाँ के ही वर्कर्स रन कर रहे हैं, CMSS वाले, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो काश्तकारी संगठन. काश्तकारी संगठन महाराष्ट्र में है. ये काश्तकारी संगठन महाराष्ट्र में है, जिनका काम क्या है? टू ट्रेन विमेन हेल्थ वर्कर्स, टू ट्रेन विमेन हेल्थ वर्कर्स at the village level to treat simple illnesses, to treat simple illnesses at minimal cost. अब आता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बताता है आयुष. सुना है इसके बारे में कभी? 6 सिस्टम इसमें आते हैं, ऑल्दो यहाँ पे हम 5 लेटर्स ही लेते हैं, एक इसमें हिडन है. ठीक है, टोटल 6 सिस्टम्स हैं. इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 6 मेडिसिन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, जिनमें से आयुष नाम है. इस आयुष में एक हिडन है, तो A इज फॉर आयुर्वेद, देन Y योगा, U यूनानी, ऐसे यूज होता है वो. S इज सिद्धा, H इज होम्योपैथी, और जो बीच में एक साइलेंट है दैट इज N, दैट इज नेचुरोपैथी. आज के टाइम में नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, योगा, ये सब आफ्टर कोविड बहुत तेजी से पकड़ में आ गए हैं, क्योंकि लोग अब इस पे ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं. ठीक है, ठीक है. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है GBD. इसके बारे में तो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर कोविड ये टर्म न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में आई है. भूल गए सब? आफ्टर ड्यूरिंग कोविड इवन एंड आफ्टर कोविड GBD न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में रही थी, क्योंकि कोविड जब ये आया था कि कोविड इज डिक्लेयर्ड एज अ GBD, हेडलाइन थी, मेजर हेडलाइन थी हर न्यूज़पेपर की.
Global. Dash disease. ग्लोबल डैश डैश डिसीज। अब वो डैश डैश क्या है? Dash dash थोड़ी एक ही तो dash है. हाँ एक डैश। Global bean disease. हाँ, Globally biggest disease. अच्छा चलो ग्लोबल ग्लोबल ये डैश और ये डिसीज, ये तो ठीक है। चलो गेम ही खेल लेते हैं। फिक्शन क्या होता है गेम? फिक्शनरी होता है, वही खेल लेते हैं। बी Drawing तो नॉस में आपके. अच्छा कैसा होगा? ड्राइंग तो बहुत वीक है मेरी, मैं डमशराज कर सकती हूँ कुछ ऐसे। Global disease. बर्डन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। देखो मतलब मैं डमशराज में जीत सकती हूँ। ओह, देखो GBD is an indicator. GBD is an indicator used by experts to gauge the number of people dying prematurely due to a particular disease. ये आपका WHO डिसाइड करता है कि कौन से डिसीज को हमें GBD में डालना, किसको नहीं डालना। ठीक है, पर्टिकुलर डिसीज एज वेल एज, थोड़ा सा ही बच जाए बस, एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स spent by them in a state of disability owing to the disease. मतलब अगर प्रीमेच्योर डेथ नहीं भी हो रही तो कोई ना कोई उसकी वजह से डिसेबिलिटी आ गई। तो अभी जो लेटेस्ट है वो कोविड इसमें ऐड हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से प्रीमेच्योर डेथ भी काफ़ी हुई, और जो लोग रह गए जिनको कोविड हुआ उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं, जो अभी भी नहीं पता कि कितनी है। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू रिसर्च कि आफ्टर कोविड इफेक्ट्स क्या आई हैं। अभी इस पर कोई रिसर्चेस इतना एस्टैब्लिश्ड हो नहीं पा रही हैं, स्टिल प्रोसेस गोइंग ऑन है।